ढाका की सड़कें खून से लाल, बीएनपी नेता को गोलियों से भुना, यूनुस के गुंडों ने मचाया तांडव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सियासी मर्डर अब आम बात हो चुकी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से राजनीतिक हत्याएं खुलेआम हो रही हैं। ऐसे में यूनुस के पाले हुए जमाती कट्टरपंथी खुलेआम लोगों की जान ले रहे हैं। ढाका में दहशत के माहौल में हिंदुओं ने तो खुद को घर में बंद कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश में चुनावों से पहले हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर को गोलियों से भून डाला गया। इस घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इसे राजनीतिक हिंसा करार दिया है, जबकि पुलिस जांच में जुटी है। चुनावी माहौल में हुई इस वारदात को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा माना जा रहा है। इस स्टोरी में हम जानेंगे घटना कैसे हुई, बीएनपी ने क्या आरोप लगाए हैं, प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या है और इस मर्डर का बांग्लादेश के चुनाव, सुरक्षा हालात और साउथ एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। बीएनपी नेताओं पर हमले तेज। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा तेज हो गई है। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर की गोली मारकर जान ले ली गई। वहीं कारवा बाजार वैन एसोसिएशन के महासचिव अबू सुफियान मसूद भी गोली लगने से घायल हो गए। अजीजुर रहमान मुसब्बिर बीएनपी के स्वयं सेवक संगठन जटियातावादी स्वेच्छा सेवक दल के पूर्व महासचिव पर बड़े प्लान के तहत बंदूकधारियों ने उनके ऊपर कारवान बाजार के पास गोलियां चला दी। पूरा इलाका उस वक्त हाहाकार मच गया, खलबली मच गई कि आखिर ये क्या हो गया। आपको बता दें, इसके साथ साथ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बांग्लादेश में खासतौर से बीएनपी के नेताओं का सामूहिक हत्याकांड करने का प्लान बनाया गया है। ये ढाका के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाकों में से एक है, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुसब्बिर स्वैच्छिक सेवक दल की ढाका नॉर्थ यूनिट के पूर्व सदस्य सचिव को बीआरबी अस्पताल भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व स्वेच्छा सेवक दल के नेता अजीजुर रहमान के मर्डर को लेकर केस भी दर्ज किया गया है। डेली स्टार, जो वहां का अखबार है, उसने रिपोर्ट दी है। डेली स्टार ने रिपोर्ट की है कि मामले में 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुसब्बिर की पत्नी ने यहां पर शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट में तेजगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने चार्ज न्यू मारमा हवाला दिया है। मसूद राणा 42 साल, कारवान बाजार रिक्शा वैन वर्कर्स और वैन ऑनर्स यूनियन के अध्यक्ष भी हमले में घायल हुए और ढाका मेडिकल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीएनपी अधिकारियों के मुताबिक, जो ढाका ट्रिब्यूनल ने जो खबर दी है उसके मुताबिक, मुसब्बिर और राणा सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी कई बंदूकधारी हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और अंधाधुंध गोलीबारी कर दी और फरार हो गए। यानी कितनी आसानी से ढाका की सड़कों पर ही खुलेआम बंदूकधारी घूम रहे हैं। ना पुलिस है, ना सुरक्षा है, जो ये साफ तस्दीक कर रही है कि ये सब यूनुस के इशारे पर हो रहा है। आपको बता दें कि बीएनपी अब तक चुनावों में सबसे आगे बताई जा रही है, इसलिए अब चुन चुनकर बीएनपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। खबरें तो ये भी आई हैं कि एक पूरा प्लान जमातियों और कट्टरपंथियों की तरफ से बनाया गया है, जिसमें बीएनपी के कई नेताओं के सामूहिक हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिससे बीएनपी में भी हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि वो हमले की जांच कर रही है। बाद में स्वेच्छा सेवक दल के समर्थक अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। परिवार के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मुसब्बिर और भी कई लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग के शासन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने 2020 के सिटी कॉरपोरेशन चुनावों में बीएनपी समर्थित उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 26 तेजगांव में काउंसलर पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। डेली स्टार ने एक रिपोर्ट छापी, उसके मुताबिक चुनावों की घोषणा के बाद से देश में बीएनपी के सदस्यों पर अक्सर हमले होते रहते हैं। पिछले महीने लक्ष्मीपुर में भी बीएनपी नेता बिलाल हुसैन को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें उनकी 7 साल की बेटी आयशा अख्तर की भी जान चली गई।
बेलाल हुसैन भनानीगंज यूनियन बीएनपी के सहायक संगठन सचिव और उनकी 2 किशोर बेटियां 16 साल की सलमा अख्तर और 14 साल की सामिया अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बाद में बच्चों को अच्छे अस्पताल के लिए ढाका ले जाया गया और उनकी एक बेटी बाद में चोट के कारण चल बसी। ये ताजा मामला उस वक्त आया था जब शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति ज्यादा बढ़ गई। शरीफ हादी जो खुद एक कट्टरपंथी और जिहादी था, जो राजनीतिक मंच इनकलाब मंचों के प्रमुख और कट्टरपंथी भाषणों के लिए जाने जाते थे। 12 दिसंबर को ही ढाका में हादी की गोली मारकर जान ले ली गई थी और इलाज के दौरान उसे सिंगापुर ले जाया गया था, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी। बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान जो 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश लौटे, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से चुनावी अवधि तक शांत रहने की अपील की है। देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे सत्ताधारी समूहों की खतरनाक मंशाओं के बारे में चेतावनी दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इस दौरान एक बड़ा बयान दिया। इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है। अगस्त 2024 की अशांति के बाद भारत में शरण लेने वाली हसीना ने हाल ही में बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकने वाले उस्मान हादी मर्डर केस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस मामले को भारत के नाम से जोड़ना पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है, क्योंकि सरकार सभी लोगों की समान रूप से रक्षा करने के अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। शेख हसीना ने कहा, मौजूदा अशांति की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनिर्वाचित अंतरिम सरकार और अगस्त 2024 से उसके द्वारा सशक्त की गई चरमपंथी ताकतों की है। जब किसी सरकार में लोकतांत्रिक वैधता और बहिष्कार, उत्पीड़न और भय के माध्यम से नियमों का अभाव होता है, तो इस पैमाने की अशांति कोई दुर्घटना नहीं है। ये दमन का एक सुनियोजित अभियान है। संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के बजाय अंतरिम अधिकारियों ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगा दिया है। मनगढ़ंत राजनीतिक आरोपों पर सैकड़ों हजारों नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा को वैध बना दिया है। शेख हसीना ने आगे कहा कि अगर यही होता रहा तो इस बात का डर है कि बांग्लादेश अस्थिरता की लंबी अवधि में चला जाएगा, जिसके घरेलू स्तर पर विनाशकारी नतीजे होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा को अस्थायी नुकसान होगा। चुनिंदा जगह कानून लागू करके या धमकी देकर कानून और व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा सकती। ये बता रहा है कि अंतरिम सरकार के तहत सिर्फ अवामी लीग के सदस्यों पर ट्रायल मुकदमे चलाए गए हैं, जबकि हिंसा के बर्बर कामों के लिए जिम्मेदार लोगों को छूट दी गई है और उनके पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया गया है। बांग्लादेश में बड़ा क्राइम ग्राफ। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाती और जिहादियों ने हाहाकार मचा रखा है। 2025 की बात करें तो बांग्लादेश का क्राइम रेट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस दौर में महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा अत्याचार सहना पड़ा, जबकि मर्डर, डकैती और मॉब लिंचिंग जैसे मामलों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। स्थानीय मीडिया ने 8 जनवरी को आंकड़ों के हवाले से ये जानकारी दी। विश्लेषकों के मुताबिक क्राइम में बढ़ोतरी कानून व्यवस्था की चुनौतियों का नतीजा है। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सामान्य माहौल स्थापित करने में नाकाम रहे। पुलिस क्राइम के आंकड़ों का हवाला देते हुए बांग्लादेश के बांग्ला अखबार बोनिक वार्ता ने बताया कि 2025 में रेस्क्यू से जुड़े मामलों समेत कुल 1,81,737 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिनमें से कुछ 2024 की घटनाओं से जुड़े थे। आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ज्यादा मामले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से जुड़े थे। पिछले साल पुलिस ने पूरे बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के 21,936 केस रजिस्टर्ड किए, जिसके बाद 12,740 चोरी और 3,785 मर्डर के मामले दर्ज किए गए हैं। डकैती की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डकैती के 1935 केस रजिस्टर्ड किए गए। इसके अलावा पूरे देश में 702 लूट के मामले, स्पीडी ट्रायल एक्ट के तहत 988 मामले और दंगों के 66, अपहरण के 1101 मामले, पुलिस पर हमले के 601 मामले और 81,738 दूसरे मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 4.5 साल की रोजा मणि के मर्डर के बाद पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। बच्ची का शव 13 मई 2025 को विजय सरानी ओवरपास के पास तेज कुनी पारा में कूड़े के ढेर में मिला था। उसके एक दिन पहले वो ढाका के ही
तेजगांव इलाके से लापता हो गए थे। रोजा मणि मामले के अलावा पिछले साल राजधानी में बच्चों के साथ बदसलूकी के कम से कम 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जबकि देश भर के एजुकेशन संस्थानों और काम की जगहों से भी ऐसी घटनाएं सामने आई। ढाका यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर और क्रिमिनोलॉजिस्ट तौहीदुल्लाह हक ने बोनी वार्ता, जो बांग्लादेश का प्रमुख अखबार है, उससे कहा कि 2025 में हमने क्राइम के आंकड़ों में कुछ डराने वाले पहलू देखे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं होने की वजह से क्राइम बढ़ा है, जिसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा। देश में राजनीतिक बदलाव के बाद बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर अब भी पड़ रहा है। इसके अलावा गंभीर क्राइम कैटेगरी में टारगेट किलिंग, मॉब लिंचिंग शामिल है। इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए हमें कानून को ठीक से लागू करना होगा। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश बढ़ती हिंसा और बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से जूझ रहा है, और जो ये क्राइम आंकड़े आए हैं वो सीधे तौर पर यूनुस की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने जमातियों, कट्टरपंथियों को सीधे सीधे खुली छूट दी है। और जिस तरह से बीएनपी नेताओं के सामूहिक हत्याकांड की बात की जा रही है, उससे साफ हो जाता है कि ये भी एक प्लान के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे पूरे ढाका में हाहाकार मचा है। और बीएनपी के नेता तारिक रहमान की तरफ से ये अपील की गई है कि फिलहाल शांति बनाए रखी जाए। यानी बीएनपी के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके सामूहिक हत्याकांड की प्लानिंग की जा रही है, जिससे बांग्लादेश में होने वाले चुनाव भी सवालों में आ चुके हैं और यूनुस की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।